हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, ये है आपका प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक का टॉपिक नंबर 1 वर्ब। और हम लोग अभी प्लिंथ टू पैरामाउंट के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक का सबसे पहले डिस्कशन देखेंगे। उसके बाद सारे टॉपिक का अंत में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, तो उन सारे क्वेश्चन का डिटेल्स में सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है वर्ब। तो देखिए, वर्ब आपके जो किताब है, आपका जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, तो इसमें 2 पार्ट में दिया गया। सबसे पहले वर्ब बेसिक जो आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, ये वर्ब बेसिक वाला पार्ट है। और एक और इसमें दिया गया 3-4 टॉपिक के बाद एक और दिया गया, वो है वर्ब एडवांस करके। क्लियर, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक वाला पार्ट पढ़ेंगे और साइड से हर एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे साथियों। सबसे पहले वर्ब समझते हैं होता क्या है। तो वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। ठीक है, वर्ब किसको कहते हैं कि कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, अगर एक वर्ड में कहे तो डूइंग वर्ड। ठीक है, कोई भी काम है डूइंग वर्ड, तो डूइंग वर्ड को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वर्ब को यहां से 2 भागों में बांटा गया। देखिए, आपको दिख रहा होगा वर्ब 2 भाग में बांटा गया। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है साथियों मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब को हमने 2 पार्ट में बांटा। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। सबसे पहले समझते हैं मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब वो होता है, ठीक है, जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है। ठीक है, मेन वर्ब कौन होता है, जो वाक्य का जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आता है, मेन वर्ब। ठीक है, उसी को कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब वापस आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब 2 तरह का होता है। फिर से हेल्पिंग वर्ब 2 भाग में बटेगा। सबसे पहला पार्ट है साथियों मॉडल्स और दूसरा पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर, अब दोनों क्या क्या होता है और किसका क्या क्या यूज है, ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल ये होता है, वो सारा कुछ अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो ये 3 देखिए, बी, डू और हैव, ये तीनों दिख रहा होगा। ये तीनों जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है, ये होता क्या है। तो वैसे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, समझिएगा, वैसे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे उससे क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे वर्ब जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, ठीक है, मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, वो मॉडल्स कहलाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो है, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है साथियों, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और ये मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का ही एक ऐसा पार्ट है जो मेन वर्ब का काम करेगा ही नहीं, साफ इनकार कर दिया, बोला हम तो मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। तो उसका एक अलग कैटेगरी बना दिया गया, उसको कहते हैं मॉडल्स। अब देखिए मॉडल्स में क्या आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट और भी बहुत सारा है ना, शुड, वुड, सारा मॉडल्स में आते हैं। ये सारा चीज आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करके इसे नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये नोट करके इसमें भी दिया गया कि देखिएगा कि नीड, डेयर, यूज टू, तीन चीज यहां लिखा हुआ है, नीड, डेयर और यूज टू। ठीक है, तो सबसे पहले देखें नीड और डेयर। तो ये जो नीड और डेयर है, ये मेन वर्ब, मॉडल और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। क्लियर, ये जो नीड और डेयर है साथियों, ये मॉडल और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन जो यूज टू है, ठीक है, वो मॉडल और एडजेक्टिव का काम करता है। ये देखिए यहां पर एक्सेप्शन आ गया कि यूज टू जो है साथियों, वो मॉडल का काम करता ही करता है, साथ ही साथ बहुत बार वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ेंगे आगे हम लोग। अगला देखिए, अभी वर्ब के हमने पार्ट देखे 2 पार्ट में और उसके बाद देखा हमने कि हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में है, मेन वर्ब। तो अब सारा चीज हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब का। तो वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ यूज होते हैं, ठीक है, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ यूज होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब को एक अलग भाषा में कहा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब वापस देखिए 2 भाग में, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 पार्ट में है। कौन कौन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर, अब देखते हैं मॉडल में कौन कौन आता है और मार्जिनल में कौन कौन आता है। तो मॉडल में आता है कैन, ठीक है, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू। ये जितने भी है साथियों, ये जितने भी मॉडल है, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। और इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि सी कैन रन फास्ट। अब देखिए कैन का यूज कहां हुआ है, मॉडल के रूप में। मेन वर्ब क्या है, रन है आपका। अगला देखिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश। तो शुड का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है, मॉडल के रूप में। तो ये क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगला पॉइंट है कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ठीक है, इसका देखते हैं। तो देखिए लिखा गया कि यूज टू, नीड, डेयर, ये जो 3 है, ठीक है, यूज टू, नीड और डेयर, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी होता है।
ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था, मेन वर्ब के रूप में कब होता है, नीड और डेयर जब रहेगा, और एडजेक्टिव के रूप में कब होगा, जब यूज टू रहेगा। क्लियर। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं साथियों। देखिए ये रहा इसका एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। ये रहा एग्जांपल नंबर 1। अब देखिए यहां पर यूज टू का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ समझिएगा। तो यहां पर यूज टू एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, एम हो गया, और आपका जो स्लीपिंग है ये जेरंड फॉर्म में है यहां पर। ठीक है। अगला दूसरा एग्जांपल देख लिया, नीड। तो देखिए यहां पर यूज टू अभी हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, और नीड जो है वो मेन वर्ब के रूप। देखिए ये सब मॉडल तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एडजेक्टिव और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो एडजेक्टिव का यूज हमने देखा, देखिए मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ नीड का। क्लियर। अगला देखिए यू नीड नॉट कम टुमारो। तो यहां देखिए नीड का किस रूप में यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सारा पॉइंट। अगला देखिए तीसरा एग्जांपल कि सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। अब देखिए डेयर का यूज यहां पर किस रूप में हुआ है, मेन वर्ब के रूप में। अगला देखिए आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। तो डेयर का यूज यहां पर किस रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है, ठीक है, कि डेयर, देखिए डेयर जब मेन वर्ब के रूप में तो वहां पर इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब डेयर यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया तो वहां पर इन्फिनिटिव नहीं हुआ, डायरेक्ट इन्फिनिटिव हो गया। क्लियर। इसको बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं, मतलब विदाउट टू वाला। यहां पर 2 + V1 है, यहां पर 2, यहां का 2 गायब हो जाएगा, डायरेक्ट यहां पर V1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए बढ़ेंगे अगले। अगला है देखिए ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग देखने वाले हैं। हमारी कोशिश यही है साथियों कि आपका जो बुक आपके पास है, ठीक है, इसको कोई अलग तरीके से ना बताया जाए, आपके बुक का हर एक टॉपिक आपको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है। तो अभी देखिए आपका प्लिंथ टू पैरामाउंट का बुक का PDF खुला हुआ है। इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे, हर एक पॉइंट को, कोई भी पॉइंट को मैं स्किप नहीं करूंगा, हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। चलिए अगला ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला देखिए रूल नंबर 1 कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। सबसे पहला रूल नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब देखिए यहां पर कैन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अगला देखिए ही शुड वर्क हार्ड। शुड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अगला देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का V1 V2 V3, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है साथियों उसका V1 V2 V3, इसके बाद V4 कह सकते हैं। V4 किसको कहते हैं, V + ing। ठीक है, V1 + ing, इसी को तो कहते हैं V4। तो ये हो गया V4। और यस या यस फॉर्म मतलब क्या होगा, V5। कहने का मतलब कि V1 to V5, ठीक है, इसका होता ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका V1 V2 V3 V4 V5 ये सब होता ही नहीं है। इसका प्रयोग सभी नंबर्स, समझिएगा, इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, कहीं चेंज होता ही नहीं है। जैसे देखिए सी कैन हेल्प यू, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड। अब देखिए यहां पर हेल्प ये क्या था, V1 है। ठीक है। अगला देखिए अंडरस्टैंड ये क्या है, V1 है। लेकिन आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला रूल नंबर 3 आ गया है। ठीक है, रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 है साथियों कि आउट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव 2 + V1 का प्रयोग होता है। ये तो आपको पता भी था कि आउट टू होता है और यूज टू होता है। ठीक है, जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट। ठीक है, तो आउट के बाद देखिए 2 आ गया, 2 + V1। अगला देखिए ही यूज टू कम, 2 + V1। चलिए ये हो गया। अब देखिए अगला है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज। अब देखिए साथियों सबसे पहले ऊपर में हमने ये देखिए जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे तो ये इस सारा चीज का लिखा हुआ था ना, कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, ये सारा कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। अब हर एक का अलग अलग, जैसे यहाँ पर कैन कुड आपको दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से हर एक का अलग अलग हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक का अलग अलग पर्टिकुलर हम लोग देखने वाले हैं कैसे यूज होगा। तो सबसे पहले कैन और कुड का प्रयोग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 है कि कैन का प्रयोग पावर, ठीक है, जहां पर पावर का हो। अगला है एबिलिटी यानी योग्यता। उसके बाद है कैपेसिटी, ठीक है, सामर्थ्य, क्षमता, इसको अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कह रहा है कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी। ठीक है, इसका देखिए कैन वर्तमान को करेगा और जो कुड रहेगा वो पास्ट में चला जाएगा। क्लियर, पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, मतलब ये सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन जहां पर कुड आ जाए समझिए पास्ट आ गया। क्लियर, जैसे एग्जांपल देखते हैं साथियों। एग्जांपल है कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे। देखिए ये पास्ट में चला गया, ये वर्तमान में था और ये पास्ट में चला गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगला रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 है रूल नंबर 2 है कि कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है।
ठीक है, किसी को हम परमिशन दे रहे हैं, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो ना, तुम अब जा सकते हो, ये परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, तो इस भाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखिए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब कोई चीज जो है सैद्धांतिक संभावना है, ठीक है, तो इसमें भी कैन का प्रयोग हमेशा किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है, तो यहां पर कैन का प्रयोग हो गया, ये क्या सैद्धांतिक संभावना है। अगला देखिए कि कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी। अब कहते हैं क्या है रिमोट पॉसिबिलिटी का, देखिए समझिएगा इसको कि कोई चीज, देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि दूरस्थ है ना, मतलब ये दूर का सोच रहे हैं, ऐसा एक समझ सकते हैं कि ये दूर का सोचने वाला है ना, दूर का सोच रहे हैं कि देयर कुड, वहां हो सकता है बम, क्लियर। तो इसमें भी इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, कुड का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 है कि कैन का प्रयोग, देखिए रूल नंबर 5 है कि कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है, एवं कुड जो है वो औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। समझ रहे होंगे कि जब भी कोई दोस्ताना निवेदन हो, निवेदन है लेकिन दोस्ताना है, ठीक है, फ्रेंडली है, तो वहां पर कैन का प्रयोग होगा। लेकिन कहीं पर औपचारिक आ गया, ठीक है, तो वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, तो ये देखिए फ्रेंडली है, तो यहां पर कैन का प्रयोग कर दिए। अब देखिए कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, कोई मिस्टर शुक्ला है, ठीक है, तो उनसे औपचारिक बात होगी ना कि फ्रेंडली, तो वहां पर कुड का प्रयोग हो गया, ठीक है। चलिए अगला नोट में करके कुछ लिखा हुआ है उसको समझते हैं साथियों। नोट में है कि एबल टू का प्रयोग, देखिए समझिएगा इस नोट वाले पॉइंट को कि एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ नहीं करें, ठीक है, कभी भी एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ नहीं करें, क्योंकि दोनों जो है वो क्षमता को दर्शाते हैं और ये सुपरफ्लस बन जाता है। समझिएगा सुपरफ्लस होता क्या है कि क्या होता है, मोर देन व्हाट इज नीडेड, ठीक है, मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा कर दी है, ठीक है, ये भी सेम चीज को दर्शा रहा था, ये भी सेम चीज को दर्शा रहा था, जब दोनों हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, दोनों चीज यूज हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। अब यही चीज को सही रूप में दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, समझिएगा दो तरीके से। सबसे पहला कि या तो कैन का प्रयोग कर दीजिए, जैसे आई कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है, यहां पर टुमारो था तो ये सही हो गया, या फिर कैन नॉट के जगह पर आप एबल टू का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से कर दीजिए कि आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये दोनों सही हो गया। लेकिन जब भी दोनों का प्रयोग एक साथ करेंगे साथियों, ठीक है, तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस ही आपका गलत हो जाएगा। चलिए ये कैन कुड वाला पार्ट क्लियर हो गया। अगला आते हैं मे माइट और मस्ट का। अगला आपका है मे माइट और मस्ट, देखते हैं तीनों का यूज कहां कहां होता है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले मे को उठाते हैं, तो मे देखिए, मे का प्रयोग संभावना या अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे इट मे रेन टुनाइट, ठीक है, ये संभावना हो रही है। अगला देखिए मे का प्रयोग, रूल नंबर 2 देखिएगा कि मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ये इच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं। अगला देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो और सब ऑर्डिनेट क्लाउज डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से प्रारंभ हो तथा इसमें पर्पस यानी कोई उद्देश्य का बोध हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज में मे का प्रयोग होता है, ठीक है, समझ रहे होंगे। सबसे पहले क्लाउज बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो क्लाउज समझिए कि देखिए सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ये सारा कुछ हो जाए तो ये क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। देखिए लेकिन जब आप हायर ग्रामर पढ़िएगा तो सेंटेंस में एक और कंडीशन है कि अंत में फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा सेंटेंस होता है, जैसे कि आपका एग्जांपल ये देख लीजिए, ये एग्जांपल है कि वी ईट सो, देखिए वी ईट यहां से एक अलग निकल गया और वी में लिव यहां से अलग निकल गया, तो ये दोनों अलग अलग को सेंटेंस कह सकते हैं क्या, दोनों में तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि दोनों में अलग अलग फुल स्टॉप नहीं है। ये जो फुल स्टॉप यूज हुआ है ये पूरे सेंटेंस के साथ यूज हुआ है, ये पूरा लाइन के साथ, तो ये पूरा लाइन को हम सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग सेंटेंस नहीं कह सकते। तो जब दोनों को अलग अलग सेंटेंस हम लोग नहीं कह सकते, तो ये दोनों को अलग अलग हम लोग कहेंगे क्या, तो इसका नाम दिया गया क्लाउज, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो वही कह रहा है साथियों कि इसमें कोई जब उद्देश्य का बोध होगा, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में मे का प्रयोग होगा। जैसे मतलब क्या, ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज था तो इसमें मे का प्रयोग यहां पर कर देंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले रूल की ओर, रूल नंबर 4। ये साथियों रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए क्या है कि माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, माइट का प्रयोग लेस मतलब कम है ना, कोई चीज का कम संभावना है, और जब मे का प्रयोग करेंगे मतलब बहुत ज्यादा संभावना है,
जैसे ही माइट पास द एग्जामिनेशन बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। ठीक है, अब देखिए माइट का यूज हुआ, मतलब क्या, कम संभावना है एग्जाम पास करने का। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग, समझिएगा, अगर कम हो तो माइट का प्रयोग, ज्यादा संभावना हो तो मे का, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो मस्ट का प्रयोग। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या है कि मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, ये सम्मान के साथ निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर। ठीक है, तो इसमें मे का प्रयोग होगा। अगला देखिए, अगला कि मे एवं माइट के साथ, नोट में करके कुछ लिखा हुआ है कि मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग ना करें। फिर से यहां पर वाक्य क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संभावना को दर्शाते हैं। ये जो दोनों वर्ड है साथ, ये दोनों संभावना को दर्शाते हैं। जैसे देखिए कि वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो देखिए यहां पर मे का भी प्रयोग होगा और पॉसिबली का भी प्रयोग होगा, तो ये क्या हो गया, आपका लाइन ही गलत हो गया। अब देखिए ये गलत लाइन को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं वी मे कम टुमारो, या फिर वी विल पॉसिबली कम टुमारो। तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले रूल की ओर। तो अगला, उसका रूल खत्म हो चुका था, अगला है सेल और विल। ठीक है, ठीक है साथियों, देखिए शुरुआत हमने पढ़ा था कैन कुड, उसके बाद मे माइट मस्ट, अब अगला आ गया सेल और विल का। तो सेल विल का प्रयोग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल नंबर 1 देख लीजिए। रूल नंबर 1 है साथियों कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ। ठीक है, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी भी काम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और बाकी के साथ विल का प्रयोग, तो ये तो आपको पता भी था पहले से। ठीक है, कि हमेशा आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ये जब आप टेंस पढ़ रहे होंगे बचपन में, ठीक है, जब आप 6, 7 में होंगे, 8 में होंगे, तो जब आप टेंस पढ़ते थे, है ना, शुरुआत में ही बताया गया था फ्यूचर टेंस में कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, और बाकी जितना भी होते हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यही तो कहानी था, तो वही कहानी यहां भी है। और इसके बाद हम लोग टेंस, इसका अगला टॉपिक टेंस ही है, तो टेंस पढ़ेंगे, तो ये सारा चीज अच्छे से क्लियर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। देखिए आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है, सेल का, और ही के साथ विल का। अगला देखिए लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अभी का जो इंग्लिश यूज हो रहा है साथियों, मॉडर्न इंग्लिश, उसमें कई बार होता है क्या कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उसको सही भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी प्रश्नवाचक हो जाए, तो उसमें हमेशा, ठीक है, ऑलवेज आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। जैसे देखिए कि विल आई गो, तो देखिए ये क्या था, इंट्रोगेटिव था, तो इसके साथ विल नहीं लगा सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी इंट्रोगेटिव है तो आई के साथ सेल ही होगा, वी के साथ सेल ही होगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, अगला देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ साथियों कि सेल का प्रयोग, देखिए नोट में कि सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे के साथ, देखिए कब कब होगा वो आगे नीचे लिखा हुआ कि सेल का प्रयोग जब सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, इसके साथ कब कब हो सकता है। तो जब भी कमांड यानी कोई आदेश हो, जब भी प्रॉमिस का कोई हो, ठीक है ना, जब भी थ्रेट यानी कोई धमकी हो, जब भी कोई डिटर्मिनेशन यानी कोई संकल्प हो, कोई कंपल्सन यानी अनिवार्यता हो, एडवाइस यानी सलाह हो, ये सारे चीज को जब भी व्यक्त किया जाता है सेंटेंस के माध्यम से, तो उसमें क्या होगा कि यू यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, दे, ये सारे के साथ सेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए बारी बारी से सबका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला था कमांड लिखा हुआ, तो कमांड को देखिए कि यू शैल लीव द रूम एट वंस, ये क्या दिया गया, आदेश दिया गया, तो आदेश दिया गया तो यू के साथ किसका प्रयोग हमने कर दिया, सेल का। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला प्रॉमिस का। अगला प्रॉमिस मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा, वादा, है ना, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल देखिए यू शैल बी अवॉर्डेड। ठीक है, तो यू के साथ किसका प्रयोग हो गया, सेल का। ये क्या है, प्रतिज्ञा कर रहा है ना कि आपको क्या सम्मानित किया जाएगा। अगला देखिए आई विल हेल्प यू कम व्हाट में। अब देखिए यहाँ पर आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है, विल, होना क्या चाहिए था, सेल का। अब यहाँ देखिए क्या सेंस निकल रहा है, तो ये वादा का निकल रहा है ना, वादा कर रहे हैं हम आपसे कि हम मदद करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग हो गया। अगला देखिए, अगला थ्रेट। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर दिया हमने। चलिए अगला आ जाइए थ्रेट मतलब क्या होता है, धमकी। तो जब भी धमकी का सेंस रहे
तो आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कि आई यहां देखिएगा कि ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, क्लियर। यहां देखिए ये क्या है, ये आई और वी तो नहीं है, क्लियर। इतना तो समझ में आ रहा हो कि यहाँ आई और वी तो नहीं है। अगर आई भी नहीं है तो विल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या धमकी दे रहा है ना, यहाँ पर धमकी के सेंस में आ रहा है। तो जब भी धमकी के सेंस में आ रहा है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग। उसी तरीके से आई के साथ आई विल पनिश यू, है ना, धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या दंड दूंगा, पनिश करूंगा। तो इसमें भी धमकी एक दिख रहा है, तो धमकी दिख रहा है तो आई के साथ विल का प्रयोग हमने कर दिया। अगला डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। इसका देखिएगा कि आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क। तो आई के साथ ये क्या संकल्प कि मैं मेहनत करूंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा, ये एक संकल्प है, ठीक है। तो आई के साथ यहां शैल नहीं विल का प्रयोग कर देंगे हम लोग। अगला देखिए कंपल्सन, कोई चीज अनिवार्य हो, ठीक है। तो उसका देख लीजिए कि जब भी कंपल्सन के सेंस में आएगा, अनिवार्यता के सेंस में आएगा, उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, मतलब एकदम जरूरी है मीटिंग में होना, तो यू के साथ शैल। अगला देखिए आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, काम खत्म करना बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है, तो आई के साथ विल का प्रयोग कर दिया हमने। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। चलिए अगला देखेंगे, अगला रूल की ओर बढ़ेंगे, रूल नंबर 2, ठीक है। ये अगला रूल नंबर 2 है कि जब भी लेटस आए या फिर लेट्स आए तो इससे शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग भी इसके बाद का टॉपिक है, क्वेश्चन टैग भी आपके बुक में दिया गया, तो इसका सवाल भी हम लोग करेंगे। ये भी देखेंगे क्वेश्चन टैग होता है क्या, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन टैग के सवाल में लेटस या फिर लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस कोई आता है तो उसमें हमेशा शैल का प्रयोग होता है। जैसा देखिए एग्जांपल कि लेट अस डांस टुगेदर, तो यहां पर देखिए लेट अस तो शैल बी, क्लियर। अस था तो अस का वी हो गया, लेकिन वी के पहले क्या होगा, तो शैल का प्रयोग, ठीक है। रूल में आपका लिखा गया था। अगला देखिए रूल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 3 है साथियों कि शैल का प्रयोग। अगला देखिए रूल नंबर 3 है कि शैल का प्रयोग सजेशन यानी सुझाव को व्यक्त करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। कि जब भी शैल का प्रयोग करेंगे तो ये कब होगा, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। किस कंडीशन में, सजेशन को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। जैसे शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सुझाव है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट में करके कुछ लिखा हुआ साथियों उसको समझते हैं। नोट में कि शैल और विल का प्रयोग, ठीक है, शैल और विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में कभी नहीं होगा। जैसे कि जब भी वाक्य पास्ट से शुरू हो तो कभी भी शैल और विल का प्रयोग करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है, कभी नहीं करेंगे। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब शैल और विल का प्रयोग पास्ट में नहीं करेंगे तो किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर शैल विल के जगह पर शुड और वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें कि ही होप्ड दैट ही विल, तो यहां पर विल का प्रयोग नहीं होगा, विल के जगह पर क्या होगा, वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना कि जब भी वाक्य पास्ट में है तो विल के जगह पर वुड और शैल के जगह पर शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, ठीक है। क्या है पॉइंट कि अगर कोई दो काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी दो काम हो रहा है और दोनों भविष्य में हो रहा है एक के बाद एक, ठीक है, बारी बारी से हो रहा है, तो दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। बहुत बार देखिए गलती होती कहां पर कि हम डायरेक्ट उसका इंग्लिश, है ना, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कि अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, तो हमको लग रहा है दोनों फ्यूचर में है, तो दोनों में क्या होना चाहिए, विल शैल का उपयोग होना चाहिए। तो आई के साथ हमने दोनों जगह क्या कर दिया, विल का उपयोग कर दिया। लेकिन यहां पर सीधा आपका ये पॉइंट नंबर 2 का आ रहा है कि जब भी देखिए दोनों काम भविष्य में हो रहा है, मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, और दूसरा कार्य जो है पहले कार्य के होने पर निर्भर करे। जैसे देखिए कि मैं आपसे मिलूंगी, कब मिलूंगी, जब मैं आऊंगी। अगर मैं नहीं आऊंगी, देखिए ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई भी फीमेल है, ये क्या कह रही है कि जब मैं अगर नहीं आई तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, ठीक है। तो ये जो पहला लाइन है इस पर डिपेंड है कि अगर जब मैं आऊंगी तभी आपसे मिल पाऊंगी, क्लियर। तो पहला पर निर्भर है, तो इसमें क्या होगा कि जो पहला होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आऊंगी तो इसका हिंदी क्या होगा कि इफ आई कम, और दूसरा एज इट इज हो जाएगा आई विल मीट यू। तो यहां पर आपको ध्यान देना रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इरर वाले सवाल आपसे पूछे गए, ठीक है। इरर वाले सवाल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सवाल बहुत सारे पूछे गए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए नीचे कुछ वर्ड लिखे गए, क्या क्या है, इफ है, एज सुन एज है, इन केस है, प्रोवाइडेड है, अनलेस है, अनटिल है, बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, ठीक है। तो ये जितना भी वर्ड है साथियों, ठीक है, तो इनके साथ कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है।
ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका सेल विल का प्रयोग खत्म हो गया। अब आते हैं वुड पर, ठीक है। अब सेल विल का प्रयोग खत्म होगा, अब शुड वुड को देखेंगे। सबसे पहले वुड का प्रयोग हम लोग देखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग शुड के प्रयोग की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले वुड देखते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 देखिए क्या है कि वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये पॉइंट तो हमने इससे पहले भी देखा था, जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, ठीक है। तो ये पास्ट में दर्शा रहा, तो यहां पर विल के जगह पर वुड हो गया। अगला देख लीजिए, अगला रूल नंबर 2 का रहा साथियों कि वुड का प्रयोग प्रेफरेंस यानी कोई प्राथमिकता या फिर चॉइस, या तो प्रेफरेंस या तो चॉइस को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और जनरली होता है क्या कि ऐसे सेंटेंस में रादर का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ही वुड रादर डाई देन बिग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रेफरेंस है ना, प्राथमिकता है। तो इसमें जब भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई प्रेफरेंस का हो या फिर कोई चॉइस हो, ठीक है, तो उसमें वुड का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ मैक्सिमम वर्ड में क्या होता है कि उस वुड के साथ रादर का भी होता है ना, जनरली। अगला देखिए रूल नंबर 3 देखते हैं कि रूल नंबर 3 है कि अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो, समझिएगा कि अगर वाक्य का आरंभ किससे हो, पास्ट से हो, तो वाक्य आगे भी पास्ट में ही रहेगा और विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। जैसे ही होप्ड दैट ही विल पास, ऐसा देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वुड नहीं रहेगा वहां पर, ठीक है। तो ही होप दैट ही विल पास, तो यहां पर विल होगा क्या, यहां विल तो नहीं होगा, तो विल को क्रॉस करेंगे, यहां पर विल के यहाँ पर क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर वुड विल कटा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, मतलब क्या विल यहां पर नहीं होगा, वुड सही होगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले रूल के, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है साथियों कि वुड यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस, समझिएगा कि वुड है, यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ रहे होंगे रूटीन एक्शन, जैसे रूटीन क्या है कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, ये रूटीन एक्शन है ना, हर रोज हम लोग करते हैं। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, ये काम हम लोग रोज करते हैं। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर, ये काम हम लोग रोज करते हैं, ठीक है। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, तो ये जो काम रूटीन एक्शन हो, रूटीन एक्शन बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा काम जिसे हम लोग रोज रोज करें, बार बार करें, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रूटीन एक्शन। अब क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 है कि वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना ना, देखिएगा रूल नंबर 5 है कि वुड का प्रयोग कोई प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, उसका जो कोरी कल्पना क्या होता है कि एक होता है ख्याली पुलावा ना, हम सोच रहे हैं ऐसे ही कि मैं अगर ऐसा होता तो ऐसा करता, ये होता है कोरी कल्पना। तो कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है वुड का प्रयोग। जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, तो ये क्या कोरी कल्पना। तो आप वहां पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वुड फ्लाई इन द स्काई, प्रिंसिपल क्लॉज यही हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें आई के साथ वुड का प्रयोग हो गया। अगला देखिए, नोट में करके कुछ लिखा हुआ है कि अगर वाक्य काल्पनिक पद है ना, कोई पद से संबंधित हो, तो सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, शुरुआत वाला पार्ट। जैसे आई विश आई वेयर अ बर्ड, ठीक है, तो आई विश क्या कर रहे हैं हम, कल्पना कर रहे हैं कि आई वेयर अ बर्ड, कोई कल्पना वाला पद है ना, मैं पक्षी होता, तो यहां पर आई के साथ क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग। नीचे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्द से, देखिएगा यहां नीचे जो भी वर्ड लिखा हुआ है, जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हैं, आपके सामने जब भी ये सारा वर्ड है, तो इसमें हमेशा होता है क्या कि ये सारे जो वर्ड है, आई विश हो गया, एज दो हो गया, इफ हो गया, एज इफ हो गया, वुड डैट हो गया, सपोज हो गया, ये सारे वर्ड है, ये काल्पनिक होने का आभास कराते हैं हमें, तो इसके साथ कभी भी वाज का प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 से साथियों कि वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। आपने नरेशन पढ़ा होगा, तो उसमें ये डायरेक्ट करते हैं ना, जैसे ही सेड ही विल गो देयर, तो विल का क्या हो जाता है, वुड में चेंज होता है। ये बहुत लोगों को पता होगा, और जिनको नरेशन बिल्कुल नहीं पता तो आप इंतजार करें, जल्द ही नरेशन का भी, आपका जो प्लिंथ टू पैरामाउंट का नरेशन वाला टॉपिक है, उसको भी मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। उसका सारा जितना भी सवाल है, वो उन सारा सवाल को मैं अच्छे तरीके से ना डिटेल रूप में आपके बीच में लाऊंगा। बस आप लगातार बने रहें, थोड़ा सा आप तैयार हो जाएं इंग्लिश को खत्म करने के लिए। चलिए अगला है रूल नंबर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, नम्र से है ना, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा धमकी के रूप में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आवाज बुलंद है हमारा रिक्वेस्ट करने में, लेकिन एक हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, विनम्रता के साथ, जैसे वुड यू हेल्प मी,
तो इसमें वुड का प्रयोग हो गया। अगला देखिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है कि वुड का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। कोई संभावना, जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, ठीक है, वह सो रहा होगा। वुड बी संभावना हम कर रहे हैं, सो रहा होगा, ठीक है, हमें पता नहीं है कि सो रहा है या नहीं सो रहा है, तो ये क्लियर हो गया। अगला बढ़ेंगे रूल नंबर 9 की ओर। रूल नंबर 9 देखिए कि वुड का प्रयोग विश यानी कोई इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग करते हैं। जैसे आई विश इंडिया वुड बिकेम ए डेवलप्ड कंट्री सून, ठीक है, मैं इच्छा करता हूं आई विश, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है कि वुड लाइक टू, जब भी ये आपको दिखे कि वुड लाइक टू, तो इसका प्रयोग विश है ना, यानी इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे यहां पर देखिए ऊपर में लिखा गया था कि आई विश इंडिया वुड बिकेम ए डेवलप्ड कंट्री सून, तो यहां पर आई विश था, तो आई विश के यहां पर ये भी हम कर सकते हैं कि आई वुड, है ना, आई वुड लाइक टू, मतलब ये भी इच्छा के सेंस में ही हो रहा है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, ठीक है। तो ये जितना भी था साथियों 10 रूल है ना, 10 रूल, अभी हमने जो भी 10 रूल देखा है, ये 10 रूल के अंदर हमने वुड का प्रयोग देखा, ठीक है। तो आइए वुड का प्रयोग आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूड का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए सूड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सूड का रूल नंबर 1 है कि सूड का प्रयोग सजेशन यानी सलाह देने के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है, ये रूल नंबर 1 था। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो ये सलाह दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं, ठीक है, और पढ़नी भी चाहिए, बहुत जरूरी है साथियों, है ना। अगर आपको एसएससी क्रैक करना है, अच्छे नंबर से क्रैक करना है, ठीक है, किसी भी एग्जाम, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सब में इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये सही वक्त है, आप अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, तो ये सही वक्त है अच्छे तरीके से मेहनत करने का, ठीक है। चलिए अगला रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 है कि शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसे सलाह दे रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हें उसकी गलती पर हंसना नहीं चाहिए, तो ये एक सलाह हो गया, तो वहां पर भी शुड का प्रयोग हमने कर दिया। अगला रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है कि शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद, समझिएगा, लिस्ट के बाद निगेटिव पर्पस यानी नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे ही रैन फास्ट लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, तो यहां पर शुड का प्रयोग कर दिया, ठीक है, निगेटिव पर्पस। साथ ही साथ एक नोट दिया हुआ साथियों कि लिस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, क्लियर। जैसे देखिए टेक केयर लिस्ट यू फॉल, ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 3, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हमारी कोशिश रहेगी किसी भी माध्यम से, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, किसी भी तरीके के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो सके। चलिए अगला आउट टू, अगला है आउट टू का यूज देखेंगे। आउट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे वी आउट टू लव आवर कंट्री, ठीक है, ये क्या नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा ड्यूटी है, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, तो यहां पर आउट टू का प्रयोग कर दिया हमने। तो इसका एकमात्र रूल यही होता है आउट टू का। अगला मस्ट, ठीक है, मस्ट का देखिए एक अलग सेपरेट दे दिया गया है, ठीक है। मस्ट का क्या होता है, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन यानी कोई बाध्यता, कोई जब कोई काम करने के लिए कोई बाध्य करे, जैसे कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, ठीक है, ये क्या आपका बाध्यता, आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, आप तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता है या फिर 10th 12th का एग्जाम आपने दिया होगा, तो उसमें क्या आप लिखते हैं, तो उसमें कोई कंपल्सन रहता है ना, कोई बाध्यता रहता है कि आप इस तरीके के पेन से नहीं लिख सकते, ये इंक का ही प्रयोग करना होगा, इस तरीके से एक कंपल्सन होता है, अगर आप उसे ब्रेक करते हैं तो आपका कॉपी रिजेक्ट हो जाता है। चलिए अगला रूल नंबर 2 देखते हैं मस्ट का। देखिए ये मस्ट का रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या साथियों कि मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन यानी कोई पक्का इरादा, ठीक है, उसको व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, जरूर जीतेगा वर्ल्ड कप, ठीक है, तो ये क्या है, एक पक्का इरादा है। अगला रूल नंबर 3 देख लीजिए। रूल नंबर 3 है कि मस्ट का प्रयोग ड्यूटी यानी कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, तो कोई भी सैनिक होता है, ठीक है, उसका कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है अपने देश के लिए लड़ना, यहां भी हमने मस्ट का प्रयोग कर दिया। तो ये मस्ट का यूज था साथियों, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला यूज टू देखेंगे। यूज टू का प्रयोग क्या क्या होता है, तो यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन, ठीक है, यानी भूतकाल का कोई आदत या अवस्था को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें कि ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, क्लियर। ये क्या उसका भूतकाल का है ना, कोई मतलब पास्ट में बीत गया, उसका कोई अवस्था है, ठीक है, उसका कोई आदत है। अगला देखिए लिखा हुआ है कि यूज टू और यूजेस टू, देखिए ये दोनों अलग अलग है, यूज टू है यहाँ पर यूजेस टू है,
तो इसका प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए कभी नहीं करते। बहुत लोगों को लग रहा होगा अच्छा ये यूज है तो जब भी प्रेजेंट में आएगा तो यूज का यूजेज बन जाएगा, तो ये ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब प्रेजेंट रूटीन एक्शन रहेगा तब क्या करेंगे, क्लियर। तो उसमें करते क्या है कि जब भी प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करना है तो उसके जगह पर यूज टू और यूजेज टू के जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपली प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, सॉरी ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा साथियों, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 2 था यूज टू का। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझिएगा कि ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। तो अभी हमने बताया कि यूजेस टू का प्रयोग तो होगा ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पर क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर देंगे, जैसे ही स्टडी, ठीक है। यूज टू यहां हटा देंगे, इसको डायरेक्ट गायबिंग कर देंगे, क्लियर। अगला नोट में देखिए कुछ लिखा हुआ है कि यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है। देख लीजिए कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला अफर्मेटिव में तो ही यूज टू कम हेयर, तो इस तरीके से अफर्मेटिव में होता है। नेगेटिव में देखिए ही यूज नॉट टू, ठीक है, नॉट दोनों के बीच में इंटर कर जाता है। ये रहा यूज, ठीक है, ये रहा यूज, ये रहा टू, तो बीच में नॉट इंटर कर जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिंगम स्टाइल में, तो ये इंटर कर गया अगला देखिए ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर, अगला देखिए ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव कैसे, यूज आगे चला जाएगा, यूज्ड ही टू, लेकिन यूज देखिए होता क्या कि यूज समझिएगा इस तरीके से दोनों के बीच के रिलेशन को। देखिए यूज टू जो है ये दोनों एक साथ रहता है लेकिन हमेशा नहीं, जब भी नेगेटिव आएगा तो ये दोनों के बीच में दरार हो जाता है, बीच में नॉट इंटर कर जाता है, क्लियर। और जब इंट्रोगेटिव आता है तो अगर बाहर जाना था तो ये अकेला जाता है, इसको लेकर नहीं जाता, इसको बोलता है तुम अंदर ही रहो, क्लियर। जैसा दिख रहा होगा आपको कि देखिए यूज्ड ही टू कहाँ रहा, अंदर ही रहा, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगला एक और इंट्रोगेटिव के रूप में अगर डिड है तो डिड ही, आगे डिड आ जाएगा, ठीक है, डिड ही यूज टू कम हियर, क्लियर। अगला एक और नोट है उसको क्लियर करते हैं हम लोग। नोट है कि वर्ब प्लस यूज टू के बाद हमेशा V4 का प्रयोग करेंगे। क्या है अगला कि जब भी वर्ब प्लस यूज टू रहे तो उसके बाद हमेशा V4 यानी V1 प्लस ING, ठीक है, और ये हमेशा हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, देखिए अब दिख रहा होगा, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। तो देखिए यूज टू जैसे ही प्रयोग होगा तो उसके बाद हमेशा क्या करेंगे, V1 प्लस ING, या फिर इसको V4 कह सकते हैं, तो V4 का हमेशा प्रयोग होगा। आगे देखिए क्या लिखा गया कि कई वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज इसके बाद टू का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं कि कौन कौन ऐसे वर्ब हैं, फ्रेज हैं, एडजेक्टिव है जिनके बाद अगर टू का प्रयोग है तो उसके बाद हमेशा V4 का प्रयोग होगा, और इसको आप एकदम ट्रिपल स्टार करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे मेंस में, प्री में, आपके CSL हो, स्टेनो हो, CGL हो, बहुत सारे सवाल पूछे गए, ठीक है। कैसे पूछेंगे, बीच में रहेगा बी यूज टू, ए कस्टम्ड टू, ए वर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, ठीक है, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये जितना भी वर्ड है साथियों, ये होता है क्या कि बहुत बार, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ये लिखा रहेगा जैसे ही इज एडिक्टेड टू अ स्मोकिंग, तो यहाँ लिखा रहेगा ही इज एडिक्टेड टू अ स्मोक, 2 + V1। आप बोलेगा ये तो सही है 2 + V1 है, लेकिन एडिक्टेड टू, ठीक है, तो एडिक्टेड टू जब भी रहेगा तो उसके साथ हमेशा V4 का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पर। अगला देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इसके बाद मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा, ठीक है। ही वॉज यूज टू ड्राइविंग, देखिए V4 है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था यूज टू का प्रयोग साथियों। अगला डेयर और नीड का प्रयोग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं डेयर और नीड का प्रयोग क्या है, किस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग डेयर देखेंगे। तो डेयर मतलब क्या होता है, दुस्साहस, ठीक है। एक हुआ साहस, वो पॉजिटिव सेंस में होता है, डेयर मतलब होता है दुस्साहस, ठीक है, ये निगेटिव सेंस में होता है। और नीड मतलब होता है जरूरत। तो 2 वर्ड आए यहां पर, डेयर और नीड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे ही नीड्स मी, तो यहां पर नीड का प्रयोग किस रूप में हो गया, मेन वर्ब के रूप में। और सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहां भी डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो गया। लेकिन अगला देखिए यू नीड नॉट कम टुमारो, यहां पर नीड का प्रयोग किस रूप में हो गया साथियों, मॉडल के रूप में, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहां पर मेन वर्ब के रूप में, यहां पर मेन वर्ब के रूप में, और यहां पर किस रूप में हो गया, मॉडल के रूप में। ये आपको समझना था, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए पॉइंट कि नीड और डेयर का प्रयोग, अगला देखिएगा कि नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं करते हम लोग, ठीक है। ये ध्यान देना कि जब भी पॉजिटिव वाक्य रहे तो उसमें नीड और डेयर का प्रयोग कभी भी मॉडल के रूप में हम लोग नहीं करेंगे। जैसे आई नीड हेल्प हिम, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है और नीड किस रूप में यहां पर है, मॉडल के रूप में, तो ये गलत हो जाएगा।
अब देखिए इसको हमें चेंज करना है, इसको इंप्रूव करना है, ऐसे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है। तो क्या इंप्रूव करेंगे, तो अगर बीच में एक टू लगा दें, देखिए ये क्या था, V1 था, ये मेन वर्ब था, लेकिन जैसे ही टू लगेंगे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, और मेन वर्ब कौन आ जाएगा, नीड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला पॉइंट है कि अगर डेयर और नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो, ठीक है, तो उसके बाद 2 + V1 का प्रयोग होता है। ये तो अभी हमने ऊपर में देखा था, जैसे देखिए ही नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो देखिए जब इसका प्रयोग हम लोग पॉजिटिव वाक्य में करेंगे तो या तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 2 नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पर 2 का प्रयोग हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीड मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट है कि यहाँ पर जब भी ऐसा हो तो 2 + V1 के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर। अगला देख ले, ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला साथियों कि अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो निगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जैसे देखिएगा कि आई नीड नॉट कम टुमारो, समझ में आ रहा है, आई नीड नॉट कम टुमारो, तो आई नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये निगेटिव वाक्य है, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखिए, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन। क्लियर, तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया, डेयर नीड यहां तक खत्म हो गया। अब देखिए अगला जो आने वाला साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला है क्या साथियों कि जब भी कोई निवेदन है ना, कोई रिक्वेस्ट करने के सेंस में है तो कौन कौन से मॉडल का प्रयोग करते हैं, ये एक बॉक्स में दर्शाया गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिक्वेस्ट हो तो किस तरीके से हो, तो सबसे पहला देखते हैं हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट। तो जब भी फ्रेंडली रिक्वेस्ट रहे तो हमेशा कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कैन आई टेक यू बाइक, ठीक है, सॉरी कैन आई टेक योर बाइक, तो ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो गया। क्लियर। अगला देखिए जब भी कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, ठीक है, औपचारिक, तो उसका हमेशा कुड का प्रयोग करेंगे। ये हमने देखा भी था, जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, ये एग्जाम्पल रहा है इसका। अगला देखिए जब कोई आदर के साथ रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, तो हमेशा मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, इसमें क्या आदर भी है, रिक्वेस्ट भी है। और जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करें, ठीक है, तो हमेशा वुड का प्रयोग करेंगे, जैसे वुड यू हेल्प मी। क्लियर। तो ये निवेदन करने के लिए ये चारों चीज हमने ऊपर में पढ़ लिया था, बस इसको एक बॉक्स के रूप में रिवीजन करने के लिए, ये आसानी के रूप में एक बॉक्स के रूप में इसको दर्शा दिया गया। ठीक है, तो इसको छोड़िएगा मत, स्टार लगा लीजिएगा, इसको समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला जो बॉक्स है वो भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आप वॉइस पढ़े होंगे और उसमें ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए है क्या कि देखिए बारी बारी से सबका मॉडल्स लिखा हुआ है, जैसे इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का क्या होता है, इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो देखिए यहां सीधा सीधा बोला कि एक्टिव से जब पैसिव में जाएंगे, ठीक है, जब एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो किस तरीके से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ये तो वॉइस का रूल है। लेकिन ध्यान याद देना, मॉडल है तो मॉडल के बाद हमेशा बी का प्रयोग होगा। ठीक है, जब इन्फिनेटिव में रहेगा, पहला क्लियर हो गया। दूसरा जब कंटिन्यूअस में रहे, ठीक है, जब ये कंटिन्यूअस में रहे तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, यही तो होता है कंटिन्यूअस, मतलब क्या होता है V4। क्लियर हो रहा होगा। तब इसका पैसिव कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तब इसका पैसिव के यूज के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगला परफेक्ट, और देखिए सेम कंडीशन यही कंटिन्यूअस के साथ है, सेम कंडीशन परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही है। ठीक है, पैसिव कोई मतलब नहीं है, लेकिन परफेक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव में हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जब ये पैसिव में जाएगा तो मॉडल हैव है तो यहाँ पर मॉडल हैव बीन होगा। क्लियर, मॉडल में कोई चेंज नहीं, मॉडल है तो एकदम बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो बस यहाँ दर्शाया गया था कि मॉडल अलग अलग फॉर्मूले में यूज होते हैं तो किस तरीके से यूज होते हैं वॉइस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो वो यहाँ दर्शाया गया था, कोई खास चीज यहाँ था नहीं। लेकिन बस यही कि जिनका वॉइस क्लियर है ये क्लियर हो जाएगा, और जिनका वॉइस क्लियर नहीं है तो बस वेट करें, जल्द से जल्द वॉइस भी क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो ऊपर आपके बॉक्स में लिखा गया था उसी को डिफाइन किया गया कि ऊपर दिए गए फॉर्मूले को देखें, आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद V1 का प्रयोग है ना, वर्ब का प्रयोग V1 के रूप में किया गया है और होता है हमेशा ऐसा ही। मॉडल का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए फॉर्मूले में देखें और विशेष अर्थ उदाहरण देखें। देखिए नीचे एक स्ट्रक्चर दिया गया साथियों, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहा गया है, वो समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहा यह गया कि कई बार जब हम मॉडल प्लस है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, जैसे शुड हैव कम, ठीक है, कुड हैव गोन, नीड नॉट हैव सीन। ठीक है, तो इसमें एक छिपा हुआ अर्थ होता है। क्या छिपा हुआ अर्थ होता है वो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं साथियों। जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसमें कुछ छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है,
उसमें एक एबिलिटी छिपा हुआ है, ठीक है। आई हैड एबिलिटी मतलब हम, ठीक है, ला सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स, तो एक एबिलिटी को दर्शा रहा है। लेकिन अगला देखिए, अगला जो पॉइंट नंबर 2 है कि आई कुड हैव, यानी देखिए क्या आ गया, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, तो कुड हैव स्कोर्ड, बीच में हैव का एंट्री हो गया। तो जब हैड का एंट्री हो गया तो इसका हिडन मीनिंग क्या हो गया, देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि आई डिडंट स्कोर दो, है ना, आई हैड द एबिलिटी मतलब हमारे पास क्षमता थी लेकिन मैं नहीं कर रहा था। क्लियर, यहां पर था कि मेरे पास क्षमता है, लेकिन इसमें क्या कि मेरे पास क्षमता थी लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, यही था, ठीक है। तो एक हिडन मीनिंग हो जाता है जब मॉडल और V3 के बीच में जब हैव का एंट्री होता है तो वहां पर एक हिडन मीनिंग आ जाता है। क्लियर, जैसे यू शुड वर्क हार्ड। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए, यू शुड हैव वर्क हार्ड। अब देखिए ऊपर में था यू शुड वर्क हार्ड, वो सिंपल था, और यहां देखिए यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर हिडन मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है इसमें कि तुम नहीं कर सकते, है ना, यू शुड तुम्हें करना चाहिए लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर हिडन मीनिंग है। तो इंपॉर्टेंट ये था कि जब भी, है ना, जब भी मॉडल के बाद मॉडल और V3 के बीच में हैव का एंट्री हो, क्लियर, तो उसमें कुछ एक हिडन मीनिंग होता है, उसको आपको पहचानना होता है, ठीक है। चलिए अगला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसको देख लीजिए। अगला यहां से अलग टॉपिक शुरू होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था साथियों, ठीक है, क्या क्या होता है, डू होता है, हैव होता है, बी होता है, ये सब क्या होता है, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। बारी बार से सबको देखेंगे। सबसे पहले देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है क्या, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि वैसे वर्ब जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करे, ठीक है। सबसे पहला है डू का प्रयोग देखते हैं। तो डू का सबसे पहले फॉर्म देख लीजिए, तो V1 के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर, V2 में डिड का प्रयोग और V3 में डन का प्रयोग, ठीक है। जैसे आई डू माई वर्क, तो यहां डू क्या होगा, मेन वर्ब के रूप में। लेकिन अगला देखिए आई डिड नॉट नो हिम, तो यहां पर जो डिड है साथियों ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्लियर, तो ये डू का था। अगला बारी हैव का, ठीक है, अगला हैव का, तो हैव का देख लीजिए। देखिए हैव का फॉर्म्स इस प्रकार है कि हैज हैव ये V1 के रूप में काम करता है, हैड जो है V2 के रूप में काम करता है, और हैड जो है V3 के रूप में। मतलब हैज हैव वो V1 में आ गया, उसके बाद हैड सिंपल ही रह गया, ठीक है, V2 V3 में। अब यहां से कुछ उसके नियम है कि हैव का प्रयोग पोजीशन यानी अधिकार को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे आई हैव ए कार, ठीक है, मेरे पास एक कार है, अधिकार है ना, कार पर अधिकार है हमारा, तो ये हैव का प्रयोग यहां पर कर दिया हमने। अगला देखिए हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ये भी आपको पता था। जैसे एग्जांपल देखिए कि आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है, यही तो है, आई हैव नॉट सीन हिम। तो यहां देखिए हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सीन क्या है, मेन वर्ब के रूप में। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये परफेक्ट था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग, हैव हैड का प्रयोग कर दिया हमने। क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, अगला पॉइंट है कि हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग फोर्स्ड एक्शन, मतलब क्या होगा, कोई काम, कोई एक्शन जो दबाव में कराया जा रहा है, ठीक है, दबाव में किया जाने वाला कार्य, इसको भी दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, सी हैड टू लीव हर जॉब, मतलब एक दबाव है, ठीक है, कठिन काम करने का एक दबाव है, अपना जॉब छोड़ने का। क्लियर। चलिए ये दो क्लियर हो गया आपका। चलिए तीसरा में आते हैं, तीसरा आपका बी, ठीक है। तो बी का V1 V2 V3 सबसे पहले देखेंगे। तो बी का जो V1 V2 V3 होता है, तो इसका V1 होता है बी इज एम आर, ये चार होते हैं, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखें। बी भी होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है। इसका जो V2 होता है, दो होता है वाज और वेयर, ठीक है, और V3 होता है बीन होता है। इसका यूज देख लेते हैं। तो आई एम अ डॉक्टर, तो एम क्या होगा यहाँ पर एम को हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होगा कब होगा, हेल्पिंग वर्ब जब कोई मेन वर्ब हो। यहाँ पर मेन वर्ब कोई है ही नहीं, तो एम किस रूप में चला गया है, मेन वर्ब के रूप में। क्लियर। अगला देखिए ही वाज वर्किंग हार्ड, तो सबसे पहले खोजेंगे कोई मेन वर्ब है क्या, तो मेन वर्ब यहाँ पर वर्किंग आ गया, ठीक है। तो अगर वर्किंग मेन वर्ब हो गया साथियों, तो वाज क्या हो जाएगा, ठीक है, वाज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए ही हैज बीन टू लंदन, तो यहाँ बीन मेन वर्ब हो गया, तो हैज क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो यहां तक आपका जो भी था शुरुआत में वर्ब को हमने दो पार्ट में बांट दिया था, तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब वाला जो भी पार्ट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब था, जो भी मॉडल्स थे, वो सारे क्लियर हो गए। अब आते हैं मेन वर्ब पर, ठीक है। अब आते हैं मेन वर्ब पर। शुरुआत में मेन वर्ब के बारे में ज्यादा हमने पढ़ा नहीं था, तो अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे मेन वर्ब होता क्या है, ठीक है, कहते किसको है। तो यहां से शुरू करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या होता है, ठीक है, मुख्य क्रिया क्या होता है वो समझिए सबसे पहले। तो वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं और जिनके V1 V2 V3
आईएनजी फॉर्म मतलब V4 या फिर यस या यस फॉर्म यानी V5 इसके रूप में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वर्ब जिसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस रूप में गए तो वो मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे आई नो यू, ये V1 में हो गया। आई न्यू यू, तो ये V2 हो गया। आई हैव नोन यू, ये V3 हो गया। ये तीनों मेन वर्ब थे, क्लियर। देखिए नो, न्यू, नोन, क्लियर। तो ये अथी हो रहा है, क्या हो रहा है, V1 V2 V3 ये चेंज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए मेन वर्ब के वाक्य के टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में परिवर्तित होते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हैं टेंस के अनुसार। तो सबसे पहला है प्रेजेंट, इसको फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पास्ट, इसको सेकंड, ये पहला था, ये दूसरा है पास्ट, इसको सेकंड फॉर्म कहते हैं। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, क्लियर। तो ये 4 फॉर्म हो गए। अब देखिए नीचे आपके पास बुक होगा साथियों, नीचे देखिए बहुत सारे आपको इस रूप में दिख रहे होंगे, अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेज, अवेक, अवोक, अवेकिन, अवेकिंग, अवेक्स। तो नीचे बहुत सारे दिए गए हैं। तो आपको सिंपली करना क्या कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इग्नोर नहीं करना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारा वर्ड को कोशिश करें आपकी रीडिंग करते करते इसको क्लियर कर लें, ठीक है। ये सारा जितने भी दिए गए अराइज हैं, अवेक हैं, बी हैं, ये सारा कुछ को आप कोशिश करें किसका V1 V2 V3 V4 V5 सारा फॉर्म आपको याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार इरर आपको बस यही पार्ट में दिया जाता है। होता क्या है कि जहां पर V2 होना चाहिए था वहां पर V3 लिख दिया जाता है, जहां V3 होना चाहिए था वहां पर V2 लिख दिया जाता है, क्लियर। तो ये आपको पहचाना होगा V2 फॉर्म क्या होता है, V3 फॉर्म क्या होता है। तो नीचे आपको दिख रहा होगा बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सारा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई खास वर्ड में परेशानी हो। तो ऊपर ग्रुप 1 था साथियों, उसमें एक अलग टाइप का था। देखिए ये नीचे ग्रुप 2 है, ठीक है सब कुछ सेम ही है, ठीक है सारा कुछ वर्ब ही और सब V1 V2 V3 V4 V5 के रूप में लिखा गया। लेकिन इसको ग्रुप वाइज इसलिए बांटा गया, देखिए ग्रुप 2 में आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है। तो ये याद करने में आसानी हो इसलिए इस तरीके से अरेंज किया गया, ठीक है। ये आपका जो ग्रुप नंबर 2 है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सारे जो V2 और V3 के हैं ये सारा सेम ही है, ठीक है। ये देखिए सारा सेम है तो याद करने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये सारा पार्ट मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं कि आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए ग्रुप 3 के रूप में भी दिया गया है। देखिए आ गया ग्रुप 3 में भी देखिए इसमें इसको अलग ग्रुप में क्यों रखा गया वो समझिएगा। क्योंकि इसमें नीचे के दिए गए वर्ब के सारे फॉर्म एक जैसे हैं, मतलब V1 V2 V3 सारे एक जैसे हैं। जैसे बीड, ठीक है, बीड बीड बीड, बेट बेट बेट, क्लियर। अगला कोई भी उठा लीजिए, ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो सारा कुछ सेम जैसे हैं। तो ये इसलिए बांटा गया, बहुत सारे बुक में आप देखिएगा तो ये सारा मिक्स है, ठीक है, सारा कुछ मिला हुआ है। लेकिन यहां पर इस किताब की खासियत यह है कि अलग अलग इसलिए दिया गया ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहां से कंफ्यूजिंग पेयर, उससे पहले देखिए एक छोटा सा पॉइंट लिखा गया कि रीड और स्टडी, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में बताया गया कि दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या, तो ये आपको भी पता है क्या, स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, और रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या पढ़ना, तो मैगजीन, न्यूज़पेपर इत्यादि, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर मैगजीन रहे, न्यूज़पेपर और वहां पर अगर स्टडी का यूज हो जाए तो उसे गलत करेंगे हम लोग, वहां रीड का उपयोग करेंगे, क्लियर। एरर में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजिंग पेयर। अब देखिए आपकी जिम्मेवारी बनती है इसको याद करना, ठीक है, जिम्मेवारी आपकी बनती है इसको याद करना। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत बार होता है क्या साथियों कि आपके देखिए जब हम आपका जो वर्ब टॉपिक है इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये बहुत सारे इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। जैसे बहुत बार होता है क्या है कि बियर, ठीक है, बियर मतलब जैसे पैदा करना, तो पैदा करने के सेंस में ये बियर का V2 होता है बोर और B3 का होता है बॉर्न, क्लियर। तो ये बॉर्न के जगह पर सेंस जा रहा पैदा करने के सेंस में, ठीक है, और वहां पर बॉर्न के जगह पर BORN के जगह पर BORNE लिखा रहेगा। तो वहां पर आपको क्लियर करना होगा कि ये बॉर्न नहीं होगा, ये वाला बॉर्न होगा, क्लियर। उसी तरीके से बहुत जगह, ठीक है, जैसे सेकंड फॉर्म फाइंड का फाउंड होता है वहां पर फाउंडेड लिखा रहेगा, क्लियर। तो वहां पर इस तरीके से बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं। तो ये क्लियर, कम से कम पीछे वाला अगर रीडिंग कर लेंगे तो काम चलेगा, ये तो एकदम कंपलसरी है याद करना, ठीक है। तो पूरे कंफ्यूजिंग पेयर को आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसे आप होमवर्क के रूप में आप नोट कर लें। एक यहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते थे, देखिए ये ले है, लेड है, लेड है, इसका 3 मीनिंग होता है। इसका एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली रखना भी होता है या फिर न्योछावर करना भी होता है, ठीक है। इसको सेना भी कह सकते हैं। जैसे मुर्गियां जो होती है वो अंडे को सेती है, ठीक है, तो उस सेंस में भी ये ले का प्रयोग करते हैं, क्लियर।
चलिए बाकी बाकी सारा इंपॉर्टेंट ही है, सबको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कोई भी परेशानी हो, ठीक है, किसी भी तरीके का कमेंट में बताएं आप। अगला आ गया वर्ब कंफ्यूज्ड विथ वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। ऐसे वर्ब जो कंफ्यूज करते हैं, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वो है ना, वो पढ़ने में हमें कंफ्यूजन लगते हैं। जैसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, दोनों प्रैक्टिस है, दोनों को हम लोग प्रैक्टिस पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर सी है और यहाँ पर यस है, और यहाँ पर ये देखिए एसएससी का सबसे फेवरेट वाला पार्ट है ये। क्लियर? कैसे इससे आपको उलझाता है ये देखिए एसएससी, समझिएगा कि देखिए कहीं पर कोई भी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर वर्ब का उपयोग करना है, वहां पर देखिए वर्ब आपको पता है, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना होता है वर्ब, तो यहाँ पर ये यूज होना चाहिए था, तो अब एसएससी करता है कि ये उठा के यहाँ पर डाल देगा। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये प्रैक्टिस तो नाउन है, तो वहां पर क्या करिएगा, आपको लगेगा ये सही है, तो वो पार्ट आप देखिएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये क्लियर है कि सी वाला पार्ट जो होता है, सी नाउन होता है, तो आपको क्लियर चल जाएगा, क्लियर पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका टास्क है, इसको क्लियर करना, इसको पूरा याद करना, ठीक है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ये नाउन है, ठीक है, ये वर्ब है, ये क्लियर साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं, ये पूरा जितना भी चीज है सबको क्लियर करते चलना है। 34 नंबर मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यही लगा, ठीक है। इसमें देखिए सेम का देखिए बहुत सारा, जैसे सी मतलब होता है देखना, ये वर्ब है। अगला देखिए लुक, ये वर्ब भी है, नाउन है। जब ये वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है ताकना, और जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है नजर। क्लियर? डालना कट कर दिए, नाउन होता है, नजर होता है। अगला देखिए स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है घूरना, ये वर्ब होता है। अगला देखिए पीप, पीप वर्ब होता है, इसका मतलब होता है झांकना। क्लियर? अगला ग्लेयर, ग्लोअर, तो ग्लेयर ग्लोअर जो भी है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। जब ये वर्ब फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है गुस्से से देखना, और जब ये नाउन फॉर्म होता है तो इसका मतलब होता है गुस्से भरी नजर। अगला ग्लैंस, तो ग्लैंस को समझिए, ये जब वर्ब फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है एक झलक देखना, और नाउन फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है एक झलक। क्लियर? अगला ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब होता है एक झलक देखना वर्ब के फॉर्म में, और एक झलक होता है नाउन के फॉर्म में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं नहीं कर रहा कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका कुछ 44 है, ठीक है, ये कुछ 44 है, तो ये 44 तक क्लियर करें कि यहां तक आपको याद हो जाना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये ऊपर जितने भी दिए गए थे उनका कुछ यूज नीचे दिया गया है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूं आपके बीच में। सबसे पहले तो देखिए, यहां पर कुछ एरर है, ठीक है, यहां पर कुछ एरर है, ये हमारे पीडीएफ में एरर है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। चलिए देखिए, ये यूज ही लिखा था यहां पर, ठीक है, ये यूज है। सबसे पहले शुरू करते हैं यूज का। तो सबसे पहला यूज जो आता है साथियों, देखिए हैंग और हंग ऊपर में आया था, ठीक है, ऊपर में ये कंफ्यूजिंग में आया था ये, जैसे द सर्वेंट हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो बहुत बार होता है क्या कि ये हंग नहीं रहेगा, वहां पर हैंग्ड दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको पता है हैंग मतलब होता है फांसी देना, और हंग मतलब होता है लटकाना। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर को फांसी तो दिया नहीं जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, हंग लटकाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हैंग मतलब दोनों चीज होता है, लेकिन इसका जो V2 होता है, तो लटकाना का V2 होता है हंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका पूछा जाता है। अगला देख लीजिए, ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन। ले डाउन यानी होगा क्या होगा, लाई डाउन। क्लियर? अगर देखिए प्रैक्टिस मिक्स, यहाँ पर नाउन फॉर्म में, तो नाउन फॉर्म आपको पता था सी से होता है, सी वाला नाउन होता है। और अगला देखिए प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, मतलब ये वर्ब यहाँ पर आएगा तो प्रैक्टिस हो गया, यस वाला। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल नीचे दिए गए हैं, ये सारे एग्जांपल मैं आपको क्लियर करा देता हूं। जैसे अगला देखिए, आई नीड योर एडवाइस, ये क्या है, नाउन फॉर्म में, ठीक है। यहां पर ऐसा होता है, यहां पर अगर यस यहां लिख देते, ठीक है, ADVISC, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। अगला देखिए, अगला डू नॉट एडवाइस मी, तो ये वर्ब है, अगर यहां पर नाउन वाला लिख देते, ADVIC लिख देते, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। अगला आई हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ये नाउन वाला फॉर्म है। ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, ठीक है। देखिए सारा कुछ आपके सामने है, ये आपका नाउन है, ये वर्ब है। बहुत आपके एग्जाम में सीधा करेगा कि इसके जगह पर ये लिखेगा और इसके जगह पर ये लिखेगा, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला जितना भी पार्ट मैंने आपको टास्क दिया है, ठीक है, अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं, तो किसी भी जब भी ऐसा सवाल जब भी आएंगे तो आप कभी भी फंसने नहीं वाले हैं साथियों, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है कि बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड। अब देखिए इफेक्ट मतलब इफेक्ट और अफेक्ट, ऊपर में जब आप पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग पेयर है ना, तो ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जितने भी वर्ड थे तो उसमें ये आ जाएंगे। अफेक्ट वर्ब होता है और इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। क्लियर? तो अफेक्ट ये प्रभाव डालना होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, और ये प्रभाव होता है, क्लियर, असर होता है ये। तो नाउन वर्ब, बस यही समझना कहा कौन नाउन है कौन वर्ब है, थोड़ा थोड़ा बस चेंज है, और नाउन से वर्ब चला जाता है साथियों। आगे देखिए, मेनी सॉन्ग्स आर नॉट वर्थ लिसनिंग टू, लेकिन यहां समझिएगा नोट में कुछ लिखा हुआ है कि लिसन के बाद टू का प्रयोग होता है, लेकिन वर्थ लिसनिंग सुनने के लायक के बाद नहीं।
तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ टू हटा दीजिए सीधा। अगला देखिए, ही लाइटेड द कैंडल एंड बर्न्ट द पेपर्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ लाइटेड है, यहाँ बर्न्ट है, तो ये देखिए यहाँ लाइटेड है, यहाँ बर्न्ट है, तो यहाँ पर ये क्यों दिया गया? बहुत बार होता है क्या कि लाइटेड यहाँ पर अलग लिखा रहेगा, ठीक है, लाइट का ऊपर आप देखेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए लाइट, ये आपको टॉपिक लगभग कवर ही हो चुका है। देखिए लाइट कहां पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक मिनट, ये रहा लाइट, ठीक है, ये रहा लाइट, देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए लाइट जो है, लाइट का बहुत सारा मीनिंग होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है, नाउन के फॉर्म में होता है, वर्ब के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस था वहां पर जो लाइट लिखा हुआ था, वहां पर आपको देखना था कि वो किस रूप में है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक लगभग खत्म ही हो गया, ठीक है साथियों। बचा है इसका सवाल, इसका बचा है सवाल। तो अगले इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग पूरा सवाल करेंगे, पूरा डिटेल्स में, ठीक है, पूरा डिटेल्स में सवाल करेंगे, एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि आपका पूरा प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक पूरा एकदम, है ना, पूरा एकदम हर एक लाइन क्लियर में करवाने का दावा करता हूं। बस आप लगातार बने रहे हमारे साथ, ठीक है। और किसी भी तरीके का परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो भी बताएं, ठीक है। अच्छा लगे शेयर करें, और भी लोगों के साथ शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ठीक है। ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले सेशन में हम लोग वर्ब के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।